जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी आर ओ जीएस 2014 का पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम जीएस के कुल 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1899 में, 1901 में, 1903 में या 1905 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की नीति को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड बेलीजली द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो द्वारा। फूट डालो और राज्य करो की नीति लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसका ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन है जो उग्र राष्ट्रवाद नेताओं के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था। जिसका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले तो जो उग्र राष्ट्रवाद नेताओं में नहीं थे, और उग्र राष्ट्रवाद नेताओं में थे लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक थे, वो उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, WC बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी या मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और दादा भाई नेहरू जी ने ही सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के जो कैसे स्थायी अध्यक्ष थे, और इनको 11 दिसंबर 1948 में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों, आपको बताना है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृति है, वो हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है जो 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृति है, वो है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 16 से 20। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 है जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है। तो इसका ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए के संविधान से। जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि सरकारी आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका या केंद्र और राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य संबंधों के बीच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन है संविधान के भाग 10 में, संविधान के भाग 11 में, संविधान के भाग 14 में या संविधान के भाग 15 में। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के भाग 11 में। संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो दोस्तों आपको बताना है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। जिसका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना दोनों त्यागपत्र दे दें तो उनके स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त कानूनी सलाह। मुक्त कानूनी सलाह जो नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में न्यायिकता संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्लोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका राइट आंसर होगा जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता है जो जनहित याचिका से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो आपको बताना है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। इसका ऑप्शन है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं द्वारा वित्त तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, घरेलू बैंक की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग कार्य क्रिया व अन्य गतिविधि कराना। तो इसका राइट आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं द्वारा वित्त तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्था भारत में कार्यरत है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी बहुउद्देशीय संस्था जो भारत में कार्यरत है। तो इसका ऑप्शन है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा या एलजी। तो इसका राइट आंसर होगा सैमसंग कॉरपोरेशन और एलजी है जो भारत में कार्यरत संस्था हैं। ये और दूसरा और चौथा इसका सही होगा। तो इसमें आगे इसे कूट दिए गए हैं तो इसमें देखना होगा। तो इसमें दूसरा और चौथा सही होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा और चौथा सैमसंग और एलजी हैं जो भारत में कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कैसा है। इसका ऑप्शन है निरंतर बढ़ा है,
लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 में 91 के पश्चात घटा। तो इसका राइट आंसर होगा यह निरंतर बढ़ा। भारत में जनसंख्या घनत्व है जो यह निरंतर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार वृद्धि विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दशक है जो भारत में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। तो इसका ऑप्शन है 1971 से 1980, 1991 से 2000, 2001 से 2010, 2005 से 2015। तो इसका राइट आंसर होगा 2005 से 2015 का दशक है जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य या खानटुम। तो इसका राइट आंसर होगा लोहो नृत्य है जो मेघालय का लोक नृत्य है और यह जयंतीय जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसको प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। इसका ऑप्शन है गुलजार, शशि कपूर, प्राण या लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर होगा शशि कपूर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 में शशि कपूर को प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद है जो लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। लखनऊ में है जो औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आलू का अनुसंधान केंद्र वो किस जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन है फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या इलाहाबाद। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। आलू का अनुसंधान केंद्र है वो मेरठ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो दोस्तों बताना है कि ओरोबैंकी खरपतवार किस में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में या धान के खेत में या गेहूं के खेत में। तो इसका राइट आंसर होगा धान के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार है वो धान के खेत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में। तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन के दाने में। सबसे अधिक प्रोटीन है जो सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और सोयाबीन के दाने में 38 से 40% प्रोटीन पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बीज, उर्वरक या सिंचाई जल या भूमि राजस्व। तो इसका राइट आंसर होगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो
चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी बीज, उर्वरक और सिंचाई जल है जो चल लागत पूंजी में शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी है। तो इसका ऑप्शन है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो बासमती चावल की रोपाई हेतु है जो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूलन का परिणाम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रा के अवमूलन का परिणाम है। ऑप्शन है देश में आयातों एवं निर्यातों को बढ़ाना, देश में आयातों एवं निर्यातों को घटाना, देश में निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, देश में आयातों को बढ़ाना और निर्यातों को घटाना। तो इसका राइट आंसर होगा देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयात को घटाना। देश में आयात निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना है जो अवमूलन का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोष नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोष नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन है बीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या यशवंत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा बीपी सिंह। भारत में दीर्घकालीन राजकोष नीति की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है। तो इसका ऑप्शन है बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या संपदा कर। तो इसका राइट आंसर होगा संपदा कर। संपदा कर है जो एक प्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता या नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। इसका ऑप्शन है नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या असम। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य का संचालन जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता था। और इसके साथ साथ सिक्किम राज्य का संचालन भी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसके ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन विलियम्स ने भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जेम्स विल्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका ऑप्शन है 3 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 10,50,000। इसका राइट आंसर होगा 10,50,000। 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा है वो 10,50,000 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे ये दिए गए हैं, इनमें पी दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पैन कार्ड में जो 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उसमें से पी क्या दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या व्यक्तियों का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत। पैन कार्ड में जो 5 अंग्रेजी अक्षर दिए गए हैं उनमें पी है जो व्यक्तिगत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 2011 में वित्त संस्थान है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है मालेगाम समिति, गायपोरिया समिति, रंगराजन समिति या बैंकिंग रिफॉर्म समिति।
तो इसका राइट आंसर होगा मालेगांव समिति। 2011 में वित्तीय संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो मालेगांव समिति के सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो साक्षरता दर की गणना किस आधार पर की जाती है। तो इसके ऑप्शन है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष की ऊपर की उम्र की जनसंख्या से साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि परिस्थिति संतुलन किस कार्य से बिगड़ता है। ऑप्शन है लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी काटने से। लकड़ी काटने से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ह्यूमस किसका उदाहरण है। इसका ऑप्शन है मृदा संचार का, क्रिस्टलोइड का, जैविक कोलाइड का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक कोलाइड का। जो ह्यूमस है वो जैविक कोलाइड का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मता दशा संदर्भित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूक्ष्मता जो किससे संदर्भित है। इसका ऑप्शन है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से या अति उच्च ताप से। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न आर्द्रता से। निम्न आर्द्रता से सूक्ष्मता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि परिस्थितिकी है वो किन के बीच का संबंध है, संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। इसका राइट आंसर होगा जीव और वातावरण। परिस्थितिकी है जो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मृदा क्षरण को किसके द्वारा रोका जा सकता है। इसका ऑप्शन है सघन वर्षा से, वननाशन से, वनारोपण से या अतिचारण से। तो इसका राइट आंसर होगा वनारोपण से। वनारोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि लखनऊ जिले की सीमा जो वो किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन है बलिया, उन्नाव, हरदोई या बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर होगा बलिया। बलिया से जो है लखनऊ की सीमा नहीं लगती है, बाकी उन्नाव, बाराबंकी और हरदोई से लखनऊ की सीमा लगती है। बलिया जो पूर्वांचल का एक जिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका राइट आंसर होगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है जो भारत में कृषि उत्पादक बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।